जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दहेज। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पूनम ब्याह करके अपनी ससुराल पहुंच गई थी। ससुराल पहुंचते ही अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों के अनुरूप घर के सारे लोगों के छोटे बड़े सारे काम करके उनके दिल में जगह बनाने में जुट गई थी। उसकी माँ का कहना था कि अगर तुम्हें अपने ससुराल में एक अच्छी बहू बनना है तो सबके दिलों में जगह बनानी पड़ती है। सबकी मान मर्यादाओं और उनकी जरूरतों की ख्याल रखना एक अच्छी बहू का धर्म होता है। वैसे तो पूनम एक आजाद ख्यालों की लड़की थी, लेकिन शादी के बाद एक बहू का धर्म भी तो निभाना था। वह अपने सोच और ख्यालों को कुछ दिनों के लिए किसी तिजोरी में बंद करके रख दी थी। पूरे दिन सिर पर घूंघट लिए घूमती थी और हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियां खनकाती हुई पायल पहनकर पूरे दिन घर का हर काम करती रहती थी। घर के हर सदस्य से उनकी पसंद का खाना पूछना बनाना उसके आदतों में शुमार हो गया था। ऐसा करके धीरे धीरे वह सबकी लाडली बहू बन गई थी। अब तो पूनम की संस्कारी बहू वाले कैरेक्टर की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। सारे मोहल्ले वाले पूनम की दाद देते थे कि बहू हो तो पूनम जैसी। लेकिन पूनम भी कब तक अपने आप को एक कैरेक्टर में जीती। आखिर वह भी तो इंसान है। सुबह से लेकर शाम हो जाता था, घर के सारे लोगों की सेवा करते हुए उसे अपनी खुद की भी चिंता नहीं होती थी कि उसने नाश्ता या खाना खाया या नहीं। कई कई दिन तो उसका हस्बैंड दीपक उसे कह देता था कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैंने शादी करके अपने लिए एक पत्नी लेकर आया हूँ या नौकरानी। इतने पर पूनम का जवाब होता था, आप भी कैसी बातें करते हैं। अगर मैं घर के सारे लोगों की सेवा करती हूँ तो नौकरानी थोड़ी हो गई। यह तो एक बहू का कर्तव्य होता है। यही तो मेरी माँ ने सिखाया है। तो दीपक कहता, तो क्या तुम्हारी माँ ने यह नहीं सिखाया है कि अपने पति के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो। पूनम बोली, हाँ हाँ बाबा, बस मैं भी फ्री होकर आई। पूनम के आने के इंतजार में दीपक कब सो जाता पता भी नहीं चलता। फिर सुबह होती और ऑफिस के लिए निकल जाता। एक दिन दीपक ने अपनी माँ से बोला, माँ टीचर का फॉर्म निकला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि पूनम इसको भरे, क्योंकि पढ़ने में भी वह काफी तेज है। उसने आखिर बीएड किया हुआ है, वह आसानी से यह एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है। पूनम को जब यह बात पता चला तो वह भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह अपनी जिंदगी इस कीचड़ में नहीं बिताना चाहती थी। उसे भी उड़ना था खुले आसमान में। उसको कुछ कर दिखाना था अपनी लाइफ में, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। अगर अब यह मौका उसके हाथ आ रहा था तो वह इसे गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसकी सासू माँ को यह बात पसंद हो। पूनम की सास ने कहा कि देखो बेटा, मुझे बहू की नौकरी करने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि सब अपने पैरों पर खड़े हो, कोई किसी पर निर्भर ना हो। चाहे तुम हो या मेरा छोटा बेटा सोनू, सब अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन सोचो, अगर बहू नौकरी करने लग जाएगी, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। और वैसे भी तुम इतना पैसा तो कमा ही लेते हो कि तुम अपने बीवी और बच्चे का जीवन यापन अच्छी तरह से कर सको। पूनम की सास ने एक साथ ही दो तीर मार दिए थे। उसने जॉब करने से मना भी नहीं किया और एक तरह से इनडायरेक्टली मना भी कर दिया। पूनम को बता दिया कि ठीक है, जॉब करने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उसे खुद देखना। घर का भी काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। हमारी तरफ से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाला है। दीपक को अपनी माँ की बातों का विरोध करने का साहस नहीं था। वह बचपन से ही अपनी माँ की हर बात सर आंखों पर लाता था, क्योंकि दीपक के बापू नहीं थे और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके आज दीपक को इस लायक बनाया कि वह सरकारी जॉब कर रहा था। दीपक ने बोला, ठीक है माँ, आपकी जैसी इच्छा। मैं तो सोच रहा था कि पूनम जॉब कर लेगी तो इसका भी मन लग जाएगा और घर में दो पैसे भी आ जाएंगे। पूनम ने भी अपने मन को समझा लिया था कि अब उसकी जिंदगी यही है। जितना उड़ना था वह उड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि वह जितना भी कर ले, ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता है और ना ही सास कभी माँ बन सकती है। पूनम मन ही मन समझा रही थी अपने आप को कि पूनम, अब तुम्हारी यही जिंदगी है, सबकी सेवा करो और अपनी जिंदगी इतनी सी छोटी सी दुनिया में गुजार दूं। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे समय चक्र चलता रहा। पूनम माँ भी बन गई थी। अब वह पहले से और ज्यादा ही व्यस्त जीवन जीने लगी थी, बच्चों के लालन पालन में। सच में उसके पास अब इतना समय नहीं होता था कि वह कुछ और करने के बारे में भी सोच सके।
कुछ दिनों के बाद ही पूनम के छोटे देवर की शादी होने वाली थी। पूनम को ऐसा लगा कि चलो छोटी देवरानी घर पर आएगी तो उसे घर के कामों से मुक्ति मिलेगी और वह फिर से कुछ अपने लिए और अपने बारे में सोच पाएगी। ऐसे ही सपने संजोने लगी। पूनम का देवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इस वजह से उसकी शादी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से ही तय हो गई थी। लड़की वाले भी काफी अच्छे खासे अमीर थे। उन्होंने तो शादी सिर्फ उसके देवर के जॉब को देखते हुए तय किया था, वरना कोई भी इस घर में इतने अमीर आदमी अपनी लड़की नहीं ब्याहता। पूनम के देवर की शादी हो गई। देवरानी भी घर आ गई। उसकी देवरानी का नाम रेनू था। रेनू दहेज में इतना सारा सामान लेकर आई थी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सामान भी कोई दहेज में देता है क्या? रेनू भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और खुद भी पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो पैसे की कोई कमी थी नहीं। उसके माँ बाप ने खुलकर दहेज दिया था। घर में आते ही रेनू सबके लिए स्पेशल गिफ्ट पैक लेकर आई थी। उसने अपने इस मोह माया जाल में सारे घरवाले को बांध लिया था। पूनम को यह बात समझ आ गया था कि रेनू के आने से उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। सुबह होते ही सासू माँ ने आवाज लगाई कि पूनम एक चाय का कप रेनू के कमरे में भी रखाओ। यह बात पूनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थी तो आखिर वह भी जेठानी, उसकी भी कुछ पद प्रतिष्ठा थी। लेकिन यह क्या, यहाँ तो छोटी बहू के आगे सारे घर वाले आगे पीछे घूमने लगे, जैसे वह इस घर की कोई बहू नहीं बल्कि महारानी हो। सुबह सोकर जगने के बाद ना सिर पर घूंघट रखा था और ना ही साड़ी पहनी थी। वह नाइटी में ही कमरे से बाहर निकल गई थी। लेकिन किसी को भी इस बात से ऐतराज नहीं था कि रेनू ने साड़ी क्यों नहीं पहना है, बल्कि सब उसकी और तारीफ करने में लगे थे। वाह भाभी, क्या नाइटी है, ऐसी नाइटी हमें भी दिला दो। ऐसे शब्द अपने ननद के मुंह से सुनते हुए मुझे भी जलन सी महसूस होने लगी। मुझे याद है आज भी वह दिन, जब मैं एक दिन सिर्फ सलवार सूट पहन ली थी। घर में ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया है। मैंने कोई अजीबोगरीब ड्रेस पहन लिया हो। सासू माँ ने सबसे पहले ही टोक दिया कि बहू, यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम ससुराल में साड़ी की बजाय सलवार सूट पहनकर घूम रही हो। लेकिन यहाँ तो गजब हो रहा है। देवरानी नाइटी पहन के भी घूम रही है, फिर भी सब तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मुझे समझ आ गया था दहेज की ताकत। शादी के एक सप्ताह बाद ही रेनू की ऑफिस की छुट्टी समाप्त हो गई थी। वह अगले मंडे से अपने जॉब जाने के लिए सासू माँ से बात कर रही थी। सासू माँ ने उसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम अभी जॉब क्यों करोगी, तुम्हें पैसे की क्या कमी है, मेरा बेटा तो इतना पैसा कमाता ही है। बल्कि उसे और प्यार से बोली, हाँ हाँ बेटी, तुम जरूर जाओ। वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, नाश्ता और लंच में जो ले जाना हो वह पूनम को बता देना, वह तुम्हारे लिए तैयार कर देगी। पूनम ऐसा देखकर मन में यही सोच रही थी कि क्या यह वही मम्मी है। जब मेरी बारी आई थी तब तो उन्होंने साफ मना कर दिया था जॉब जाने के लिए, और रेनू को कितना सपोर्ट कर रही हैं। मुझे समझ आ गया था कि दहेज वाली बहू की इज्जत भी ससुराल में कुछ ज्यादा ही होती है। रेनू सचमुच की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह दिमाग से इतनी तेज थी कि मम्मी को प्यार से हर बात भी मनवा लेती थी और उनको पता भी नहीं चलता था। रेनू जींस टॉप पहनकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सबने उसके तारीफों के पुल बांध दिए। पूनम की सास ने आवाज लगाई, बहू रेनू का लंच पैक हो गया क्या? जल्दी से दो, देर हो जाएगा जाने में। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे आदर्श बहू की तरह लंच बॉक्स रेनू को दे दी। रेनू बोली, थैंक यू भाभी, आप इतना सपोर्ट करती हैं मुझे। भगवान करे सबकी जेठानी ऐसी ही मिले। वह अपने सास को पैर छूने के बजाय गले मिलकर चली गई। सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा। इतना कहा उसके जाते वक्त की बहू हो तो छोटी बहू जैसी, लगता ही नहीं है कि वह अपने ससुराल में है। पूनम को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह जो भी करती है सबको उसमें एक संस्कारी बहू के गुण चाहिए, और यह रेनू तो सब काम भी कर लेती है और इसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। शाम को ऑफिस से भी लेट नाइट ही आती थी। बस आते वक्त बाहर से कुछ खाने पीने की चीजें खरीद कर ला देती थी। उसी से घर वाले सारे खुश हो जाते थे। मैंने भी अब ठान ही लिया था कि मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सबकी सेवा खातिरदारी करती रहूं। मुझे भी हक है जीने का, कुछ अपने मन की करने का। एक दिन डिनर के समय मैंने आखिर अपने सासू माँ को बता ही दिया था कि देखिए सासू माँ, रेनू को आए हुए भी अब 6 महीने से ज्यादा हो गए, इसे घर के भी काम कुछ तो करना चाहिए। रेनू उसी समय तुरंत बोली,
भाभी आपने एक बार भी बताया क्यों नहीं कि आपको किचन में तकलीफ होती है। मुझे लगा आपको अच्छा लगता है, इस वजह से मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए किचन में नहीं आती थी। ठीक है, शाम को कल से सबके लिए डिनर हम ही बनाएंगे। रेनू ने उस दिन तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए यह बोल दिया था कि अगले दिन वह डिनर खुद ही बनाएगी, लेकिन वह आज तक अपने लिए कभी चाय तक नहीं बनाई थी। वह सबके लिए खाना क्या बनाएगी। रात को सोते वक्त अपने पति से कहने लगी कि देखो, मैंने बोल तो दिया है कि कल से डिनर बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुझे तो चाय भी नहीं बनाने आता है। तुम कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओगे और किचन में मेरी मदद करोगे खाना बनाने में। रेनू के पति ने बोला, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन शाम को किचन में रेनू और उसका पति खाना बनाने में लगे हुए थे। तभी सासू माँ ने आवाज दी, बेटे तुम किचन में क्या कर रहे हो? खाना बनाना औरतों का काम है, तुम बाहर आओ। इतना सुनते ही रेनू के होश ठिकाने आ गए थे कि अगर उसका पति नहीं रहेगा तो वह इतने लोगों का खाना कैसे बना पाएगी। रेनू परेशान होकर किचन में इधर से उधर घूम रही थी। पूनम दूर से ही सारा नजारा देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, लेकिन उससे भी रहा नहीं गया। पूनम के अंदर की संस्कारी बहू आखिर जाग ही गया। वह किचन में आकर रेनू को बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटा देती हूँ। रेनू ने पूनम को इतना सपोर्ट करते हुए देख गले लगा लिया और बोला कि भाभी सच में आप बहुत महान हैं। अब से हर टाइम दोनों साथ मिलकर घर के और किचन के काम कर लेती और सास फटी आंखों से देखती। धीरे धीरे रेनू ने ससुराल के सारे नियम कायदे कानून भी बदल दिए थे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद तो रेनू ने अपनी सास को भी सलवार सूट पहनाना शुरू कर दिया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।